हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने जो वो इस चैनल में जो वो पहले डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए, फिर चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, फिर चाहे वो फिफ्थ क्लास हो, फिर चाहे वो टेंथ क्लास हो। बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के जो वो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस किया है, या कोई लेटेस्ट अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके पेपर हमने डिस्कस किए। जैसे सैनिक स्कूल का भी हुआ उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नवोदय के हमने बहुत सारे पेपर जो वो अभी डिस्कस करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। हमने जो वो एक जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड के तो मैक्सिमम बहुत सारे जो वो हमने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन हमने जो वो सीबीएसई का जो पेपर है वो जो वो डिस्कस नहीं किया। तो ये इस चैनल में जो वो सबसे पहली वीडियो होगी जिसमें हम टेंथ क्लास का जो सैंपल है, ठीक है, सीबीएसई का, वो जो वो हम लोग मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है इनका पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो काफ़ी इनके जो क्वेश्चन होते हैं मुझे लगा कि ये जो वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो वो बनाए जाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इनको डिस्कस करती बार। तो अगर आप जो वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जो वो अभी टेंथ क्लास जो वो कर रहे हैं, तो आपका जो वो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो वो जैसे इसमें जो वो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स वो 80 और आपका टर्म 2 का जो वो सिलेबस भी अलग है और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 का ही होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो वो जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये कुछ जो चैप्टर हैं वो जो वो इस सिलेबस में भी है, ठीक है, जो अभी इनका एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आएगा, मीन मोड मीडियन आएगा, ठीक है, तो जो वो आप जैसे मेंसुरेशन आएगी, तो वो तब जो वो आप इन वीडियो तब जो वो उस क्वेश्चन को आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप जो इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो पैटर्न आप देखिए यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टाइम होगा इस चैनल पे जो वो हम लोग जब सीबीएसई का कोई पेपर जो वो डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स। तो टाइम जो वो 3 आवर यहाँ पे लिखा है, देखिए इसको आप इंस्ट्रक्शन जो वो पढ़ सकते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन ABCDE, ठीक है। सेक्शन ए में 20 MCQs होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में जो वो 5 शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, एक एक नंबर के होंगे, सॉरी, टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, दो दो नंबर के, ठीक है। सेक्शन सी में जो वो 6 शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के आपको मिलेंगे। सेक्शन डी में 4 जो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के आपको ये मिलने वाले हैं। सेक्शन ई में जो वो 3 केस स्टडीज़ होगा, ठीक है। आपको जो वो जैसे आप दूसरे बोर्ड से हैं, जैसे स्टेट का अपना एक अलग बोर्ड होता है, तो उसमें जो वो एक अलग पैटर्न रहता है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड है, तो उसमें जो वो आपको 2 केस स्टडी जो वो दी जाती है, ठीक है। वो भी इसी पिछले साल से ही जो वो आया है। तो आप इसको देखिए ध्यान से कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बाकी चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए में 20 MCQ है, 1 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन का मिलने वाला है। तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें टेंथ तक का जो मैथ्स है वो पूछा जाता है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हाँ, अगर आप किसी जैसे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप 11th के लिए या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास के लिए, ठीक है, 5th 6th के लिए देना चाहते हैं, तब तो आपके लिए ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर आप 8th क्लास में हैं तो 9th के लिए अगर आप जो वो देना चाहते हैं, 11th के लिए देना चाहते हैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है तो। तो यहाँ पे लिखा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू a क्यूब b। इसने बोला कि a और b जो वो दोनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम जो वो p और q का क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। देखिए आपको जो वो जब आपको बोला जाता है कि 15 एंड 18 का जो वो आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम के कई सारे मेथड हो सकते हैं। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बाई डिवीजन मेथड आप कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, बाई लिस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड जो वो आपके पास होते हैं, ठीक है। एक मेथड जो वो जैसे इस टाइप का है, जैसे आप फैक्टर लिखते हैं, जैसे 15 के फैक्टर लिखे, 18 के फैक्टर लिखे, तो 15 जो वो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पे जो वो 2 से जाएगा, पहले 2 9 जा 18, तो 3 3 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए 3 एंड 5 और इसके आगे 2 3 3, ठीक है। फिर जो वो आप क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट 15 के आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 18 का आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आप एलसीएम करती बार जो वो क्या करते थे आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ।
आप जो वो जब एलसीएम निकालते थे तो मैक्सिमम टाइम वाला जो पेयर है वो जो वो लेते थे। जैसे 3 तो लेंगे लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पे है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स वाला जो वो हम लोग उठा लेंगे। 3 खत्म हो गया। अब 2 जो वो एक ही बार है, एक बार तो लेना पड़ेगा। 5 भी एक ही बार है तो 5 भी लेना पड़ेगा। तो इसका जो एलसीएम होगा इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा। ठीक है, तो ऐसे जो वो हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एलसीएम हो चाहे वो एचसीएफ हो। एचसीएफ में तो कॉमन देखा जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही दिया गया है। देखिए एलसीएम पहले तो यहाँ पे देखिए ए वी विंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इज द एलसीएम। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 जा 15, तो 15 जो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वो इसने बोला है कि ये जो फैक्टर के फॉर्म में दिए हैं, जैसे पी की जो वैल्यू है, पी का जो मतलब कि ए बी स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं पी को जो वो ए बी स्क्वायर ना लिख करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, लिख सकता हूँ बड़े आराम से। बी 2 है और ए जो वो 1 है। ठीक है, और क्यू को जो वो इसने बोला कि ए क्यूब बी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पे जो वो अगर हम ये जो वो फैक्टर आ गए इसके, फैक्टर ऑफ पी एंड फैक्टर ऑफ क्यू, तो अब इसको जब अगर सॉल्व किया जाए तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो वो फैक्टर लेकर के 15 और 18 का देखा था। मैक्सिमम टाइम वाला ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसको उठा लेंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। मैक्स बी है लेकिन मैक्सिमम टाइम वाला जो वो ऊपर है देखिए, तो बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पे जो वो आ गया ए 3 बार है ए क्यूब, बी जो वो 2 बार है बी स्क्वायर। ए क्यूब बी स्क्वायर इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ए क्यूब एंड बी स्क्वायर, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप जो वो जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हैं, किसी दूसरे स्टेट के बोर्ड से हैं, तो आपको लगे कि हमारे बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी डीपली जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो वो गहराई तक जो वो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जो वो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप जो वो कन्फ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो वो ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया। ठीक है, तो इसने बोला कि ग्रेटेस्ट स्पीड क्या होती है जब एक आदमी जो वो वॉक कर रहा है 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। तो जब इसने ग्रेटेस्ट पूछ लिया, इसका मतलब है इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और किस किस का एचसीएफ निकालना है? एचसीएफ ऑफ 52 एंड 91। ठीक है, ये जो एलसीएम है और एचसीएफ है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आपके कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एचसीएफ के जो वो हमने एक पार्ट में जो वो 5 अलग अलग मेथड देखे थे, तो मुझे लगता है सबसे इजी मेथड कौन सा है जो मुझे लगता है? मुझे लगता है कि जैसे एक मेथड था, हमने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस, तो 91 माइनस 52, इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 2 माइनस हुआ 9, और यहाँ पे आ गया 8 और ये आ गया 39। तो मैंने आपको बताया था जब इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, सॉरी ही नहीं, इन दोनों का डिफरेंस जो वो एचसीएफ होगा, या तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। ये जो वो कन्फर्म है, पहले से ही फिक्स है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो एचसीएफ होगा, तो यहाँ पे वो तो एचसीएफ नहीं लग रहा है क्योंकि 39 2 जा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 39 के टेबल में तो नहीं आ रहा है। 52 का फैक्टर तो 39 है नहीं। ग्रेटेस्ट फैक्टर चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 39 के फैक्टर देखते हैं। 39 जो वो जाता है 1 से, ठीक है, 2 से नहीं जाता है, 3 से जाता है, तो 3 से किससे जाता है? 13 से जाता है। तो मिल गया 13 3 जा, तो 13 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 39। तो मैंने बोला 39 तो नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर एचसीएफ होगा, तो इसका बड़ा फैक्टर जो वो 13 है। 13 जो वो दोनों के टेबल में आता भी है, देखिए 13 4 जा एंड 13 7 जा, 13 4 जा 52, 13 7 जा 91। तो इसका मतलब 13 इज द आंसर। कहाँ है 13? 13 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको ए वाला जो मेथड है वो जो वो पसंद नहीं आया, तो आप जो वो बिल्कुल बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो वो इसको कर सकते हैं। एक मेथड और है जो मुझे काफ़ी, ए बी मेथड जो वो ईजी है वैसे, ए वाला मेथड। ठीक है, इसमें आप वाई डिवीजन मेथड कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक एक करके, ए में कोई एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे 2 से किया, तो 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 26, और यहाँ पे आ गया, अच्छा 2 से तो 91 नहीं जाता है। ठीक है, तो 91 मैंने, सॉरी ऐसे नहीं करना है इसको। ठीक है, आपने जो वो वही नंबर यहाँ पे लेना है जो दोनों को दोनों का जो वो फैक्टर हो। ठीक है, दोनों मतलब कि उसके टेबल में आते हो, दोनों ही उसके मल्टीपल हो। तो
2 से दोनों नहीं जाते हैं तो 3 से चेक करिए, 3 से भी दोनों नहीं जाते हैं, ठीक है। 4 से देखिए, 5 से देखिए। तो यहाँ तो चलो ऐसा है कि आपको जो वो नंबर, क्योंकि हमारा 13 ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 13 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 नहीं आ सकता है। तो इसलिए 13 से पहले कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ए वाला मेथड जो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने वाला है, ठीक है। वैसे ये मेथड भी ईजी है अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो 13 4 जा एंड 13 7 जा। तो यहाँ पे और कोई कॉमन है नहीं, तो 13 इज द एचसीएफ। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो एक जीरो गिवन है, ठीक है, और इसने बोला कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ के। तो अगर जो वो हमारी इस पॉलिनोमियल में जो वो एक जीरो गिवन है और इसने के की वैल्यू पूछी है, तो एक जीरो अगर हम पुट कर दें एक्स की जगह, मतलब कि एक्स की वैल्यू है ना, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूं तो इस इक्वेशन में तो ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और 3x मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस के। अब बात ये है यहाँ पे कि के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन में जो वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 2 जा गया 6, और यहाँ पे आ गया प्लस के और इक्वल टू जीरो। अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो के क्या यहाँ पे हो जाएगा 4 6 और 4 10, 10 प्लस के इक्वल टू जीरो। और के की वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी, देखिए के जो वो यहाँ पे ही रहा और 10 चला गया दूसरी साइड, 10 इसको प्लस कर रहा था, 10 वैसे भी प्लस का है, तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, माइनस का 10। तो माइनस का 10 जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, -10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाई। तो आप जब भी जैसे इस लीनियर इक्वेशन को देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा है a1x, ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। तो ये जो वो दो लीनियर इक्वेशन है, और जब आप ग्राफ में बनाओगे तो इस ये जो वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, एक इक्वेशन एक लाइन, ठीक है, 2D में। और ये हो रहा है कि विच आर, अब इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखेंगे तो अगर ऐसे मिली एक पॉइंट पे तो हम लोग बोलेंगे एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। या अगर एक लाइन पर ही दूसरी लाइन जा रही है तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। पैरेलल तब होगी जब एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन जो वो हम लोग बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट, ठीक है, ये जो वो नहीं होगा। तो इसमें जो वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले तो मैंने आपको बता दी जनरल इक्वेशन मैं फिर से बता देता हूँ, a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस, हाँ सॉरी, a1x प्लस b1y, b1 होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ, इसको इससे कंपेयर करूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि a1 कितना है, x के साथ है ना a1, तो यहाँ पे x के साथ जो 6 है, तो कंपैरिजन आपको आना चाहिए। a1 निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे, c1 निकाल लेंगे, a2 b2 c2 सब कुछ निकाल लेंगे, फिर इनको जो ऐसे अपॉन करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वो आपकी बुक में जो वो एक ऐसे लिखा हुआ है कि अगर इफ़ a1 अपॉन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, a1 इतना मोटा हो गया, एक मिनट रुक जाइए, यस वाइट हो गया फिर से, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसे जो वो हमारी इक्वेशन में जो वो मतलब कि बनती है, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो वो दोनों ही इक्वल ना हो, तो हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह से केस बना कि सभी इक्वल हैं, जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये सभी इक्वल हैं तो जो वो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वो कोइंसिडेंट है। और कोइंसिडेंट का मतलब है कोइंसिडेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल जो वो कब होता है, जब ए दोनों तो इक्वल है लेकिन b1 b2 c1 c2 के इक्वल, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो जो वो पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइन का मतलब आपको पता है कि पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कोइंसिडेंट तब होगा जब यहाँ पे सभी इक्वल होंगे, यहाँ पे भी इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है। इसको जो आप लोग बोलते हैं देन मतलब कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो वो इसमें कंसिस्टेंट बोलते हैं, या डिपेंडेंट भी हम लोग जो वो इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट जो वो मैं बताना भूल गया, जब दो लाइनें आपस में ऐसे मिलेगी तो इसको बोलेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसको भी जो वो इसके जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे निकल गया 6/2 A1 है यहाँ पे 6, तो मैं लिखते हैं 6। A2 है हमारे यहाँ पे 2, तो 6/2 बन गया, इक्वल टू मैंने पहले लिखा दिया। और B1/B2 है -3/-1, C1/C2 है 10/9। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से माइनस से माइनस कट के यहाँ पे भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10/9 कट नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ए वाला तो इसके इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह से जो वो बन चुका है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, इस तरह से। तो ये जो वो हमारी कौन सा जो वो हमने पढ़ा था अभी, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में जो वो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो पैरेलल जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत टाइम हो चुका है, 17 मिनट 16 मिनट, तो ऐसा करते हैं कि 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, एक और क्वेश्चन जो वो ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि एक रियल और इक्वल रूट जो वो कब होते हैं, ठीक है। जब दोनों रूट जो वो इक्वल होते हैं तो ये बोलता है, जैसे आपको जो वो डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए पहले। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है d = b² - 4ac, ये होती है, ठीक है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है वो है ax², इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन है। दूसरे वाला पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में जीरोस निकलती है, इक्वेशन में रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया है, जैसे इसकी वैल्यू निकाल दी यहाँ से b² - 4ac कंपेरिजन करके, तो अगर d जो वो हमारा इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है कि इसके जो वो कैसे रूट होंगे, दोनों रूट जो वो सेम होंगे, ठीक है। और मैं तीनों पॉइंट जो वो आपको बता देता हूँ। अगर d जो वो इक्वल टू 0 आया तो रियल और इक्वल रूट होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर d जो वो हमारा लेस देन ग्रेटर देन देखते हैं पहले, सॉरी, d जो वो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो जो वो रियल रूट निकलेंगे, ठीक है। रियल रूट तो निकलेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे सेम रूट थे, जैसे एक जब वो 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। अगर जो वो गलती से लेस देन 0 हुआ, ठीक है, तो हमारे जो रूट हैं, ठीक है, वो जो वो कैसे होंगे, रियल नहीं होने वाले हैं। नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है। आपको बताइए कि डी जो वो हम लोग कब लिखते हैं, जैसे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, x = b² प्लस माइनस होता है, b² + b² - 4ac अनरूट होता है इसके ऊपर और नीचे होता है 2a। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ही ये जो वो यहाँ पे d है, डिस्क्रिमिनेंट ही है यहाँ पे, अगर मैं अनरूट के नीचे d भी लिखूँ तो भी चल पड़ेगा। तो ये जो वो d जो वो अनरूट है ऐसे, तो इस ठीक हो रहा है कि d जो वो अगर हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया तो इस प्लस माइनस का कोई फायदा नहीं है, एक ही रूट निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट तो बनाना पड़ेंगे, मैक्सिमम 2 रूट होंगे इसके। तो जैसे एक रूट निकलता है वैसे ही दूसरा होगा, मतलब कि 0 होगा तो एक ही रूट निकलेगा और दूसरा भी वही रूट होगा, ठीक है। अगर इसने बोला कि यहाँ पे जो वो डी की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 0 है तो चल पड़ेगा, अनरूट के नीचे जो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ठीक है, रियल रूट निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गलती से अनरूट के अंदर जो वो माइनस में चला गया, डी जो वो लेस देन 0 हो गया, तो ये बोल रहा है कि रियल रूट नहीं होते हैं। और आपको पता ही है कि अनरूट के नीचे जो वो -1 होता है, अनरूट के नीचे -1 होता है तो वो जो वो आयोटा बन जाता है, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में +1 में पढ़ने वाले हैं। और आयोटा कुछ नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इमेजिन करिए इसको, ठीक है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो आयोटा जो वो इमेजिनरी नंबर है, वैसे भी अनरूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अनरूट के अंदर जो वो माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस में नंबर नहीं हो सकता, माइनस में हुआ तो वो इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो रियल नहीं रहेगा, मतलब रियल रूट नहीं होगा।
तो कुछ इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। आते हैं अपने क्वेश्चन पर सीधे। अब इसने बोला देखिए रियल और इक्वल रूट, जैसे इसने बोला रियल और इक्वल टू डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी निकाल लो। डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी का मतलब है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए जो वो यहाँ पे 1 है, सी जो वो हमारा है सी के है, तो 4k इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 4 4 जा 16, 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर मैं 4k को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 4k इक्वल टू 16 और k इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जो होता है 16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो k जो वो हमारा बिल्कुल इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने कुछ एक पॉइंट बताया, जैसे कि आपको बताया मैंने लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, डिपेंडेंट बताया आपको, तो मतलब कि कंसिस्टेंट की बात की हमने। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की बात की, क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात की, ग्रेटर देन डी जो वो कब जो वो क्या होगा, कैसे कैसे रूट होंगे, वो आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमने जो वो इन 5 क्वेश्चन में बहुत कुछ जो वो डिस्कस किया हुआ है, जहाँ से जो वो आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि कम से कम 10 नंबर का जो वो यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो एक लाइन में बनेंगे, चाहे वो 2 लाइनर में बन सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही जो वो बहुत सारी वीडियोस जो वो चाहिए, तो आप जो वो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, बाय बाय।